हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अमेजन एकेडमी। अमेजन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस वन शॉट में कवर करेंगे। मतलब ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे कवर है। ये सेशन उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट 2023 देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार में आपका पूरा एक 90 मिनट्स में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मान के चलिए आपके एग्जाम में ये 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको एटलीस्ट इस चैप्टर से मिलेगा। और वो सारे एस्पिरेंट्स भी जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही जब फिजिक्स पढ़ना शुरू किया होगा तो यूनिट डायमेंशन शायद पढ़ा। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड तो वो क्लियर भी हो जाएंगे आज के सेशन को देखने में। और अगर आप कर चुके हैं तो एक बहुत शानदार सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस पूरे सेशन को देखने में। सिर्फ 90 मिनट्स में आपका एक चैप्टर और एक क्वेश्चन नीट 2000 आपकी नीट के एग्जाम का आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं। क्लियर है दोस्त? तो शुरू किया जाए यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो समझते हैं बच्चा पार्टी, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे सबसे पहले बात शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। बात शुरू होती है कहां से दोस्त? फिजिकल क्वांटिटी से। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसको अपन नाप सकते हैं, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक आप सभी लोग क्लियर हैं? एनीथिंग जिसको कोई भी ऐसी चीज जिसको अगर अपन नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी, एग्जांपल फोर्स, डिस्टेंस, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक चीज और आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज बच्चा पार्टी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। होती होंगी ऐसी क्वांटिटीज, लेकिन आप उसे नाप नहीं सकते। एग्जाम्पल, लव, केयर, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। कितना ख्याल रखूंगा? अब इसका आंसर नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो बहुत क्या है वो हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, नंबर्स में नहीं कर पा रहे कि भाई मैं तुम्हें 1000 लव की यूनिट मान लो न्यूटन हुई, तो न्यूटन प्यार करता हूं तो कोई दूसरा 2500 न्यूटन करता है, तो जो ज्यादा न्यूटन आपका प्यार कर रहा है वो ज्यादा आपसे प्यार कर रहा है, तो उस तरह से आप मेजर कर सके, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा होता, अगर ला प्यार को अपन नाप सकते तो अधिकतर लोगों का जो कट जाता है, वैसे नहीं कटता। तो कुल मिला के बात यह है कि कुछ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नंबर्स के टर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उन्हें अपन कहते हैं नॉन फिजिकल। और फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिस किसी को भी अपन मेजर कर सके, जिस किसी को भी मेजर कर सके। तो फिजिक्स में अगर अपन बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स हमेशा ऑब्वियसली बातें इन सारी पैरामीटर्स के अपन फिजिक्स में इन सब की बातें नहीं करते। फिजिक्स हमेशा ऑलवेज डील विद फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जो भी अपन बातें करेंगे हमेशा से फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी पे फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं होती। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब जितनी भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पे क्या कहते हैं, उन फिजिक्स एप्लीकेबल है। और जिनको मेजर कर सकते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आई होप यहां तक मैं बिल्कुल आप सब कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। जल्दी बताइए पक्का। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है,
फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो कैसे आएंगी दोस्त? दो तरीके से आएंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फंडामेंटल। नॉन फंडामेंटल कह लीजिए या फिर इसको दूसरे शब्दों में डिराइव्ड। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल। नॉन फंडामेंटल को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी कहा जाता है। अब फंडामेंटल कौन सी होती है? दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड in terms of other physical quantity। ये बेस क्वांटिटी होती है, इनको दूसरी क्वांटिटीज के टर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड in terms of other physical quantity that can be described। नॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिनको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में। जिनको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन फंडामेंटल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? नॉन फंडामेंटल। क्लियर है? उन्हें क्या कहते हैं दोस्त अपन? नॉन फंडामेंटल। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ दोस्त। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं दोस्त? हमें समझना पड़ेगा कि यूनिट्स होता क्या। पहले यूनिट की जरूरत क्या पड़ी यूनिट्स को डिस्क्राइब करने की। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि बच्चे पहले के जमाने में क्या होता था, कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होती थी किसी भी क्वांटिटी की। हर एक छोटे छोटे से क्षेत्र में, छोटे छोटे से राज्य में राजा महाराजा का होता था, वो अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे। तो एग्जाम्पल, चिंटू है, चिंटू के घर मेहमान आ गए, तो मम्मी ने बोला या फिर पापा ने बोला चिंटू के कि मेरे दोस्त लोग आए हैं और इन्हें गाजर का हलवा खाना है तो बना दीजिए। तो भाई 5 लोगों के लिए गाजर का हलवा बनना था, जिसके लिए मम्मी को अंदाजा था कि अराउंड अराउंड 20 गाजर लगेंगे, पर आदमी पे 4 गाजर जाएगी। तो मम्मी के अंदाजे के हिसाब से वहां पे 1 किलो में 5 गाजर आते थे। तो मम्मी ने अंदाजा से बोला कि 4 kgs 4 किलो गाजर ले आओ। तो चिंटू गया अपने पास वाली दुकान पे, तो देखा कि भाई गाजर नहीं है। अब चिंटू को लगा कि यार बहुत बेइज्जती हो जाएगी, पापा के दोस्त आए हुए हैं, पापा ने बोल भी दिया गाजर का हलवा खिलाएंगे, और अब गाजर नहीं मिली तो बेइज्जती हो जाएगी। तो चिंटू ने कहा यार चलो थोड़ा और आगे देख ले। तो चिंटू चलता 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 दूसरे गांव में चला गया। वहां दूसरा राज्य था, दूसरे राजा थे, वहां अलग ही सिस्टम चल रहा था। तो वहां गया सब्जी की दुकान पे, देखा उसने कि गाजर थी, तो उसने कहा भैया भैया ऐसा करो 4 किलो गाजर दे दो। अब जो नई जगह थी, वहां पे जब क्या कहते हैं गाजर लेने गया, तो वहां पे 1 किलो का मतलब 1 किलो में एक ही गाजर चलती थी। तो इसने कहा कि भैया भैया 5 किलो गाजर दे दो या 4 किलो गाजर दे दो। तो 4 किलो के हिसाब से 4 गाजरें मिली इसको।
उसने कहा भाई मम्मी ने 4 किलो ही बोला था, हमने भी दुकानदार को 4 किलो बोला, उसने 4 किलो हमको दे दिया। एक तो गांव तक गया था तो उसे आते आते वैसे ही 1 घंटा लग गया, तो मम्मी वैसे ही टेंशन में, एक तो पापा एक तो इतनी एकदम से आके गाजर का हलवा बनाने को बोल गया, इतना टाइम लगता, लड़का चिंटू हमारा और आ गया 1 घंटे से अभी आया नहीं, वैसे ही गुस्साए बैठी थी। फिर वो आया कि उसने तो बहुत समझदारी वाला काम किया है कि जब गाजर नहीं मिल रहे थे तो अभी उतनी दूर से जाके लेके आया है, तो मम्मी तारीफ करेंगे। तो मम्मी कहा मम्मी ये लो 4 गाजर। मम्मी ने जैसे ही देखे सिर्फ 4 गाजर ले गया, मम्मी ने चाटा मारा खींच के खटाक से बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ही हिल गया। तो अब बताओ इसमें किसकी गलती है? क्या इसमें चिंटू की गलती है, चिंटू की मम्मी की गलती है, क्या गलती है? तो इवेंचुअली आपको ही मालूम है यार, हर कोई इंटेंट वाइज सही था, नियत वाइज हर कोई सही था, बट चूंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स नहीं थे गांव में, हर एक गांव में 1 किलोग्राम की समझ अलग थी। तो वहां पे जिस गांव में चिंटू रहता था वहां 1 किलोग्राम मतलब 4 गाजर होता था, दूसरे गांव में 1 किलोग्राम मतलब 1 गाजर होता था। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया, इस वजह से ये, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, कहानी के रूप में मैंने बताया। बट हाँ, इस तरीके के जब ग्लोबलाइजेशन, देखो पहले क्या होता था, मतलब साम्राज्य राज्य जो होते थे वो सेल्फ सफिशिएंट उनकी इकोनॉमी चलती थी, वो इंटरनल ट्रेड चलता था, वो बाहर वाले राज्य से कुछ करते नहीं थे। फिर भाई 2-4 राज्यों के कोलेबोरेशंस हुए और फिर वो आपस में कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड रेड करने लगे कि भाई मान लो किसी जगह चावल हो रहा है, किसी जगह गेहूं हो रहा है, तो गेहूं वाला अपना गेहूं उधर दे दे रहा, चावल वाला अपना चावल इधर दे दे रहा, कुछ बार्टर सिस्टम टाइप चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे फिर कंट्रीज की फॉर्मेशन हुई, कंट्रीज के फॉर्मेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, कंट्रीज छोड़ो यार, कॉन्टिनेंट से, अमेरिका से भी सामान आज की डेट में इंडिया आ रहा है और इंडिया से भी अमेरिका जा रहा है, यूरोप में जा रहा है। तो अब जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया, अब वहां पे इतने बड़े बड़ी कंट्रीज में इतने बड़े बड़े जब सौदे हो रहे हैं, वहां पे अगर तुम्हें इस तरीके के कंफ्यूजन होने लगे तो सोचो कैसे चलेंगे। मतलब वही तो हो जाएगा, मान लो इंडिया ने बोला कि भाई 4 किलो गाजर बेच रहे हैं और 4 गाजर बेच दिए, वो सोच रहा था 20 आएंगे, तो अमेरिका ने तो न्यूक्लियर वेपन ही छोड़ दिया। इस टाइप की हरकतें हो सकती थी। तो इस तरीके मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड्स को स्ट्रॉन्ग करना था, तो हमें ये भी होना चाहिए कि कुछ ऐसी यूनिट्स हों जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, पूरे दुनिया में सब लोग उसका मतलब एक जैसा समझते हो, तभी हम ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड कर सकेंगे, एक दूसरे से चीजों कमोडिटीज का एक्सचेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए बच्चा क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स डिफाइन करी गए। अब यूनिट्स में भी कई तरीके की यूनिट्स होती हैं, लाइक 5, मैंने लिख दिया व्हाट इज 5, मैंने बोल दिया 5। तुम्हें कुछ लग रहा है इसको सुन के, तुम्हें समझ में सिर्फ यही आया होगा, इंटेंटली फील, एक नंबर है 5। लेकिन अगर मैं 5 यहाँ केजी लगा दूं तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा किसी चीज के मास की बात। तो यूनिट से पहली बात तो हमें ये आइडिया लगता है कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है, तो तुम्हें समझ में आएगा मास की। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बता रहा है कितना है मास, पहली बात तो ये। अब मान लो यही 5 नंबर है, अगेन मैंने 5 लिख दिया, अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, बिकॉज जस्ट जस्ट अ नंबर। लेकिन जैसे ही मैं इसे मीटर लिख दूंगा, आगे एम लगा दिया, तो तुम एक यूनिट लगाते हैं, ये दोनों क्या है, यूनिट है। तो यूनिट से एक तो हमें ये समझ में आता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, पहले में समझ में आ रहा है कि किसी के मास के बारे में बात हो रही है, और दूसरे में बात समझ में आ रहा है कि किसी के लेंथ के बारे में बात। ठीक है, एक तो फिजिकल क्वांटिटी, किस चीज के बारे में बात करना है, वो नंबर जो भी क्वांटिफाई किया, भाई ये तो सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, ये मेजरमेंट का काम आता है, कोई भी मेजरमेंट किस चीज का मेजरमेंट है वो उसकी यूनिट, पहली बात तो ये समझ में आती है। सेकंड थिंग इज, यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए क्या हुआ, कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने। मतलब कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज थी जो एक साथ आए, इंटरनेशनल बॉडीज एक साथ आए, और कुछ कॉमन डिस्कशंस करके उन्होंने बताया कि कुछ को हम फंडामेंटल कहेंगे, कुछ को डेराइव कहेंगे, और इनकी ये यूनिट। तो सबसे पहले जो सिस्टम आया वो आया ब्रिटिश सिस्टम, फॉर ए वेरी ऑब्वियस रीजन,
क्यों भाई, जब ब्रिटिश सिस्टम आया तो तुम समझ लो एक समय था, मतलब ड्यूरिंग आई थिंक 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिशर्स थे, मतलब ऐसा कहा जाता कि ये ब्रिटिश साम्राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता। मतलब उनका एम्पायर इतना बड़ा था कि कहीं अगर अंधेरा हो रहा है तो कहीं दूसरी तरफ उजाला हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो हुआ था एक्वायर था ब्रिटिशर्स से। तो उन्हीं का सिस्टम था। तो ब्रिटेन में तब एफपीएस सिस्टम चलता था। एफपीएस सिस्टम से मतलब लेंथ को वो नापते थे फिट्स में, मास को नापते थे वो पाउंड्स में, और टाइम को स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती थी सेकंड। तो ब्रिटिश सिस्टम इज एफपीएस सिस्टम, दैट इज लेंथ के लिए फीट है, मास के लिए पाउंड है, और टाइम के लिए सेकंड। हम्म फिर उसके बाद आया सीजीएस सिस्टम। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो, पहले सिस्टम जब आया तो दूसरा क्यों आया, पहली बात, या फीट पाउंड्स ये दोनों यूनिट्स जो हैं काफी कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए इसके कन्वर्जन करना काफी डिफिकल्ट था। तो फिट्स और पाउंड बेसिकली काफी डिफिकल्ट यूनिट्स हैं, मतलब इनके कन्वर्जन डिफिकल्ट हैं। तो इसलिए इसे शुरू में तो उन्होंने फोर्सफुली बता दिया, बट यूनिवर्सली इतनी एक्सेप्टेंस मिली नहीं, बिकॉज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। एक जनरल, एक लेमैन लैंग्वेज को समझने के लिए उतना सही नहीं था। फिर आया सीजीएस जो काफी सिंपलर था। तो इन्होंने लेंथ को किसने, अरे यार ये कहाँ पहुंच गया हम। हम्म, इन्होंने क्या किया, लेंथ को किसमें नापा, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड। तो सीजीएस इज फॉर, सी फॉर लेंथ, लेंथ फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर मास, मास फॉर ग्राम, एंड टाइम, एस फॉर टाइम, दैट इज सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो ये काफी सिंपलर कन्वर्जन थे भाई। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना, मतलब इसमें सिर्फ 0,000 का खेल था। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम सिंपल था। ठीक है, तो इसको एक्सेप्टेंस मिली। बट सीजीएस सिस्टम के साथ बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि यूनिट्स बहुत छोटी थी इसकी। फॉर एग्जाम्पल, मास की यूनिट क्या है, ग्राम। लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। है तो सिंपल, बट यूनिट्स जो है बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब तुम सोचो ना, सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। कोई आदमी दिल्ली टू कोटा गया, ठीक है, तो दिल्ली टू किलो, मतलब अगर किलोमीटर में नापूं तो वो लेंथ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर में अगर मेरे को लिखना पड़ गया दिल्ली टू कोटा डिस्टेंस, अगर मैं सीजीएस सिस्टम के हिसाब से उसे रिप्रेजेंट करूंगा तो कितना रिप्रेजेंट करना पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। नहीं, 5 कहाँ, अभी तो ये मीटर में आया है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ सेंटीमीटर। तो इस टाइप के बहुत बड़े बड़े नंबर, क्योंकि यूनिट जो थी भाई, जितनी बड़ी ये यूनिट, जितनी छोटी ये यूनिट होगी उतना बड़ा ये नंबर होगा। क्योंकि सेंटीमीटर लेंथ की काफी स्मॉलर यूनिट है, इस वजह से जो इसके साथ एसोसिएटेड नंबर्स आने लगे वो बहुत ज्यादा क्या आने लगे, बहुत ज्यादा क्या आने लगे, बड़े बड़े नंबर आने लगे। ठीक है,
तो जो अपन रोजमर्रा मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में भाई ऑलमोस्ट यार ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी जाते हो तो अपन डिस्टेंस की बात करते हैं यार, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर बोल रहे हो और 6 करोड़ सेंटीमीटर बोल रहे हो, बात एक ही है, बट बोलने में और सुनने में और लिखने में कितना मतलब अजीब सा लग रहा है। तो लगा यार है तो सिंपल है, बट उतना कन्वीनियंट नहीं है यूज करने को। पता चला मतलब कहीं लिखना हो डिस्टेंस 2-3 हज़ार किलोमीटर की, तो पेज ही भर गया 0 0 0 0 से। समझ रहे हो? तो समझ में आया कि यार ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है नहीं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसको कहते हैं मॉडर्न सिस्टम या फिर MKS सिस्टम। इस MK सिस्टम में भी क्या किया गया, लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों को, लेंथ, मास और टाइम, आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास और टाइम को क्या कंसिडर किया गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया, एंड रेस्ट अदर एज डेराइव्ड। मतलब बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर, मोमेंटम, कुछ भी, टॉर्क वार, कुछ भी, सबको क्या कर सकते हैं अपन, इन तीनों के टर्म्स में, लेंथ, मास और टाइम के टर्म में डिफाइन किया जा सकता है। एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ, मास और टाइम को अगर तुम फंडामेंटल मान लो, तो बाकी इस दुनिया ब्रह्मांड में जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पावर, प्रेशर, energy, momentum, torque, moment of inertia, angular momentum, any physical quantity can be written in terms of length, mass and time only। और इन्होंने m फॉर मीटर, जो किसकी यूनिट है, लेंथ की, k फॉर किलोग्राम, जो किसकी यूनिट है, मास की, और s फॉर सेकेंड, जो किसकी यूनिट है, टाइम की। तो लेंथ, मास और टाइम, यही तीन फिजिकल क्वांटिटी को क्या माना, स्टैंडर्ड माना, बेस माना, फंडामेंटल माना, और इनकी जो यूनिट्स डिफाइन करी, लेंथ की यूनिट डिफाइन करी, इन्होंने बोला कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होनी चाहिए, मास की किलोग्राम होनी चाहिए, और टाइम की सेकंड होनी चाहिए। अगर अपन ये तीन फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान लें तो अपना काम, अपना जीवन आसान हो जाएगा। और क्यों माना, देखो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मोस्ट कॉमन अपने अकरेंस, मान लो सब्जी लेने जा रहे हो, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इससे ज्यादा तो नहीं लेते हो ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी सिंगल डिजिट रही, छोटी सी रहे, ठीक है। और काम भी चल गया कुल मिला के। सिंपल कन्वर्जन से भाई 1 किलोग्राम को तुम्हें ग्राम में किसी में कन्वर्ट करना है तो वो भी इजी है, 1000 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, मतलब जीरो ही बढ़ने घटने हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपन मान लो मास का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार, अगर अपन ने किलोग्राम यूज कर लिया तो उससे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी रहेगी, थोड़ा इजी वर्जन है। सिमिलरली मीटर, लेंथ को मीटर में, भाई मान लो कपड़ा खरीदने जा रहे हो पहले, ठीक है, तो कपड़ा 1 मीटर दे दो, 2 मीटर, मतलब जनरली तुम जो लेंथ, भाई तुम, ऐसा नहीं है कि डेली बार दिल्ली से कोटा ट्रेवल कर रहे हो, दिल्ली से लखनऊ ट्रेवल कर रहे हो 500-600 किलोमीटर। जनरली तुम जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें ज्यादातर यूज हो रही हैं, वो छोटी चीजें जो हो रही हैं, जिनको मीटर में डिस्क्राइब करना काफी इजी है और कन्वीनियंट है। तो इस वजह से एमके सिस्टम, ये क्या है, मॉडर्न सिस्टम है, यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और आज की डेट में भी यही यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहां तक आप सभी लोग 100% 100% क्लियर है, तो मैं आगे की बातें बात करूं। हो गया, ठीक है।
अब एमकेएस सिस्टम के बाद जो मॉडर्न सिस्टम आया सबसे लेटेस्ट जो भी है वो है एसआई। अब एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में अंतर क्या है? तो बेसिकली तुम समझो, ये एमकेएस सिस्टम बहुत बढ़िया था, बस इसके साथ जब बाद में और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता गया तो हमें पता चला यार ये है तो सही बट कंप्लीट नहीं है। बस इसमें यहाँ दिक्कत थी कि जो लेंथ की मीटर ठीक है, मास किलोग्राम ठीक है, टाइम की सेकंड, इसमें कहाँ थी कोई दिक्कत है? दिक्कत ये आई जो उन्होंने सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना, तो इन्हें समझ में आया कि यार कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ इन 3 के बेसिस पे भाई मोस्टली हो जा रही है। 99% ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को तुम कर ले रहे हो, लेकिन कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज पर्टिकुलर ऐसी भी हैं जिनको सिर्फ लेंथ, मास और टाइम के में डिफाइन किया। तो लोगों को लगा कि नहीं, सिर्फ 3 को फंडामेंटल बोल देने से हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि बाद में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी निकल के आई जैसे इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। इनको कैसे तुम लेंथ, मास और टाइम, तो देखा यार इन फिजिकल क्वांटिटीज को लेंथ, मास और टाइम के में डिफाइन करना नामुमकिन सा है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें जो नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है 3 से बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या है बेसिकली एसआई सिस्टम क्या है? अपडेटेड वर्जन ऑफ एमकेएस। ऐसा नहीं कि अलग से फिर कुछ हुआ, एमकेएस को ही बेस मान के, फंडामेंटल मान के बस उसका अपडेट किया। जैसे होता है ना कि ऐप बनते हैं तो उसका अपडेट आ जाता है 2.0, 3.0, तो वही नया अपडेटेड वर्जन एमकेएस 2.0 है एसआई सिस्टम बेसिकली। और इसमें इन्होंने क्या कहा, इंस्टेड ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी रखें। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी रखी और साथ में इन्होंने क्या रखा, क्या कहते हैं इसको, और 2 सेकेंडरी यूनिट रखी। सेवन फंडामेंटल रखी, 2 सेकेंडरी रखी, और बाकी सब क्या है इनके अलावा जो भी थी सब डेराइव्ड कहलाई। यहां तक अगर आप सभी लोग 100% कंफर्टेबल हैं, क्लियर है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारा बताइए। अगर बिल्कुल ही रेडी है, कंफर्टेबल है, तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं और इनके बारे में, एमकेएस के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं, और एसआई की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, 2 सेकेंडरी यूनिट्स क्या हैं, इन सारे बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने टेबल आपके लिए पहले से बना के रख रखी है। यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम। फंडामेंटल भाई तीनों में सीजीएस हो, एफपीएस हो या एमकेएस हो, तीनों में लेंथ, मास, टाइम कोई फंडामेंटल रखा गया था। सीजीएस में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर मापी जाती है, एमकेएस में मीटर और एफपीएस में फीट। मास की ग्राम, किलोग्राम, पाउंड्स, पाउंड्स को शॉर्ट फॉर्म में एलबी लिखते हैं। टाइम की सेकंड, 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 तीनों में सेकंड्स। ठीक है, डिराइव्ड वैसे मान लो फोर्स, वर्क, पावर। फोर्स की यहाँ पे डाइन होती है सीजीएस में, एमकेएस में न्यूटन होती है और एफपीएस में पाउंडल होती है। वर्क की सीजीएस में अर्ग होती है, यहाँ जूल होती है, और यहाँ पे फिट पाउंडल होती है। पावर की यहाँ पे अर्ग पर सेकंड होती है, यहाँ वॉट होती है, यहाँ फिट पर पाउंड पर सेकंड होती है। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं एसआई सिस्टम की। तो एसआई सिस्टम में क्या किया है दोस्त, एसआई सिस्टम में क्या किया है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रखी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या रखती है, मीटर। फिर आता है मास, किलोग्राम। फिर टाइम, सेकंड। लेंथ, मास, टाइम तो पहले भी थी, सीजीएस में भी थी, एमकेएस में भी थी और एफपीएस में भी थी। जो 4 एक्स्ट्रा आई वो कौन सी आई, टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट जो है केल्विन है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं है, क्या है, केल्विन है। फिर आई इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एसआई यूनिट क्या हुई, एम्पियर, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। 6th जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन ने फंडामेंटल माना वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडला में मेजर करते हैं।
और सेवेंथ जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, जिसको अपन मोल, जिसकी यूनिट क्या होती है, MOLE, मोल। और सिंबल जो यूज करते हैं इन सब के लिए, मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg, टाइम के लिए S, कैल्विन के लिए कैपिटल K, एम्पियर के लिए कैपिटल A, कैंडला के लिए CD, स्मॉल c स्मॉल d, और मोल के लिए MOL, आखिरी वाला E बस हटा देते हैं। तो ये क्या हो गई, SI 7 बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी इन SI यूनिट। अब जो दो सेकेंडरी यूनिट्स थी, ठीक है, जो दो सेकेंडरी यूनिट्स थी अपने पास दोस्त, फर्स्ट थी एंगल के लिए रेडियन, ठीक है, थीटा, जिसको कहते हैं L, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कहते हैं। और दूसरी होती है सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल को नापने के लिए स्टेरेडियन। अब तुम बस ये समझ लो अभी के लिए, इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि सर एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं समझेंगे। भाई देखो, एंगल सब जानते हो, ज्योमेट्री क्लास छठी से आना है। सॉलिड एंगल जरूर हो सकता है कि नया सुना हो, जब इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन आएगा तो मैं ऐसे समझा दूंगा। बस ऐसा समझो कि दो सेकेंडरी यूनिट्स और होती हैं साथ के साथ, 7 के अलावा दो सेकेंडरी यूनिट हैं, जिसमें एंगल और सॉलिड एंगल को रखा गया। एंगल को नापते हैं रेडियंस में, और इसको नापते हैं स्टे रेडियंस में, ST रेडियन। सॉलिड एंगल को नापते हैं स्टे रेडियंस में, और एंगल को नापते हैं रेडियंस में। ये दो सेकेंडरी फिजिकल सेकेंडरी यूनिट्स होती हैं इन SI सिस्टम। कंफर्टेबल है, यहां तक क्लियर है? तो ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात हो गई, CGS, MKS, FPS एंड SI। कौन फंडामेंटल है, क्या है, ये सारी बातें। अब इसके बाद आता है डायमेंशंस। व्हाट इज डायमेंशन? तो समझना, डायमेंशन इज पावर। डायमेंशन क्या है, पावर। पावर समझ रहे हो क्या, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। जैसे 2 की पावर 3, 2 क्यूब लिख रहे हैं तो 2 क्यूब को क्या बोलोगे, 2 की पावर 3। डायमेंशन टू पावर विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी is raised in terms of फंडामेंटल। क्या मतलब हुआ इस बात को? भाई कोई भी डिराइव्ड यूनिट ले लो, उसको जब आप फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में डिफाइन करोगे, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में उसकी पावर क्या है, उस पर डिपेंडेंसी किस फॉर्म की है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, डिराइव्ड फोर्स। हमें फोर्स की डायमेंशंस निकालनी है। तो फोर्स बेसिकली अगर फॉर्मूला वाइज देखें, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब अगर मुझे फोर्स को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लिखना है, फोर्स को अपना बेसिक टर्म क्या है, इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो अपन ने देखा कि मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। तो इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। तो इसको क्या लिखेंगे, मास को लेट से m लिख दिया, एक्सेलरेशन को क्या बच्चा पार्टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं dv/dt से। अगेन अपन ने देखा कि भाई अब अपन को मास फंडामेंटल मिल गया, टाइम भी फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो इसलिए मैं इसको लिख दूंगा मास लेंथ अपॉन टाइम, और यहां पे टाइम। तो बेसिकली फोर्स को देखेंगे ml/t² आ गया। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ml/t² आ गई।
ठीक है। तो ये जो हैं पावर्स जो हैं m की पावर 1, ये क्या है डायमेंशन। अगर मैं इस फॉर्मूले को देख के मैं बोलूं, मैं इस पूरे टर्म को थोड़ा इधर कर देता हूं, यहां से अगर मैं तुम्हें डायमेंशंस का मतलब समझाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास। फोर्स की डायमेंशन मास में क्या है 1। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पावर है, फोर्स। तो मास में क्या पावर आ रही है 1। सेकेंड अगर मैं लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ फोर्स इन, अगर दूसरी फिजिकल फंडामेंटल लेंगे लेंथ, तो लेंथ में भी देखो पावर क्या चढ़ रही है 1, तो डायमेंशन इन लेंथ भी क्या है इसकी 1। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम, टाइम में क्या होता है माइनस का। क्लियर है। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। तो अब अपन में क्या करने वाले हैं, कई मैं तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी देना चाहता हूं और आप उनका डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। ये जो टर्म आया ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो आपको मैं फिजिकल क्वांटिटी अब अगले पेज पे देने वाला हूं, आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बताना है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। मैं कुछ एक आपको पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज दे रहा हूं जिनके आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखने, पहले आप लिखेंगे तब मैं बताऊंगा। मैं डायरेक्टली अगर आपको बच्चा यहाँ पे लिख के बता दूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 से 5 मिनट का टाइम भी दूंगा दोस्त आपको, आप बैठ के आराम से निकालिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। बट करिए, पहले खुद से करेंगे तभी मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, तभी मजा आएगा। सबसे पहले आया वेलोसिटी के निकाल के बताइए, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, प्रेशर। ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज लिख दी। जैसे फोर्स के लिए देखो मैं बता रहा हूं फिर से क्या करना है, जैसे फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब ब्रेक करते जाओ उस तरीके से ताकि वो फाइनली इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल आ जाए, मास लेंथ टाइम, या फिर जो भी 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनेंस एंड अमाउंट ऑफ, तो मैं फाइनली ब्रेक डाउन करके कि इनमें से ही 7 में से कोई टर्म हो बाकी कोई टर्म ना हो, ब्रेक करते चले जाओ फंडामेंटल के टर्म्स में और फिर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है। तो ये 6 पार्ट है, जल्दी से बच्चा पार्ट शुरू हो जाइए, सॉल्व करिए। मैंने आपको 4-5 मिनट का समय दिया, शुरू करिए दोस्त। मैं स्क्रीन से अलग हट जा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे और डिस्ट्रैक्शन ना रहे, डिस्ट्रैक्शंस ना हो,
इसलिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, लेकिन आपको सारे के सारे फॉर्मूले जल्दी से जल्दी निकाल के चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में पुट करते जाइए, फिर मैं अपन डिस्कस करते हैं। हो गया बच्चों?
चलो लेट्स स्टार्ट किया जाए दोस्त। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी की बात करें तो लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो यहां पे एल, लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो एल टी माइनस वन हो गया। लेकिन यहां पे काम पूरा नहीं हुआ। जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो कोशिश करेंगे कि एम मास, लेंथ और टाइम तीनों में लिखें। तो चूंकि यहां पे मास में कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो मास की पावर जीरो, कुछ नहीं था लेकिन मास की पावर एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है पर। तो एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। क्लियर है पहला। सेकंड में बात करता हूं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन अगर तुम इसे तोड़ना चाहोगे तो देखोगे क्या हो जाता है, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। टाइम तो फंडामेंटल है, ये टाइम तो फंडामेंटल है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। लेकिन अगेन आप वेलोसिटी को भी क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। अब वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम, और अपॉन में टाइम था ही। तो यहां से एक्सेलरेशन को अगर मैं देखूं तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू। यहां पे भी अगेन मास नहीं है तो एम की पावर जीरो और लगा देंगे ताकि तीनों के टर्म में डिस्काउंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, वेलोसिटी का ये रहा, एक्सेलरेशन का ये रहा। आई होप यहां तक सभी लोग क्लियर होंगे, कंफर्टेबल होंगे 100%। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर आपका ठीक था तो थम्स अप दे दें चैट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म मोमेंटम। अगर मोमेंटम नामक फिजिकल क्वांटिटी आपने कभी सुन रखी है तो मोमेंटम क्या लिखते हैं दोस्त, मास टाइम्स वेलोसिटी लिखते हैं। मोमेंटम क्या लिखा जाता है दोस्त, मास टाइम वेलोसिटी लिखा जाता है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम लिख देंगे, और वेलोसिटी की अभी थोड़ी देर पहले लिखी तो फालतू में वापस से वो पूरी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई कर दिया। भाई थी तो यही ना, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। एम की पावर जीरो तो जबरदस्ती लगाया था, तो एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। तो एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी वन की पावर माइनस। क्लियर है। फोर्स, अगला आता है फोर्स। फोर्स क्या कहते हैं दोस्त, मास इंटू एक्सेलरेशन कहते हैं। मास फंडामेंटल है, अगेन एक्सेलरेशन की थोड़ी देर पहले ही निकाली, यूज कर लो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू। क्लियर है। फिफ्थ आता है वर्क। वर्क जो होता है दोस्त,
अगर ध्यान दें तो कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला तो अभी निकाला, यही यूज कर लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट किस में डिफाइन करते हैं, लेंथ में, इनटू एल हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रॉपर एल एम की पावर 1, एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी की पावर -2। तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। क्लियर है? अब आता है प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। भाई फोर्स की डायमेंशन तो अभी निकाली थी ना ये, तो ये एज इट इज लिखा दी, एम नहीं, एम एल स्क्वायर नहीं आएगा, एम एल, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। तो यूज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, एम की पावर 1, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो ये आपका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। अब मैं कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज और उनके फॉर्मूलेज भी लिख दे रहा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अब आपको क्या करके आना है, होमवर्क में उनकी डायमेंशंस निकाल के आनी है। होमवर्क है, मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूं दोस्त यहाँ पे। आपको क्या करना है, इनकी डायमेंशंस निकालनी है और जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में पोस्ट करना है। कमेंट में पोस्ट करेंगे कि भाई सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ठीक है। तो मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देता चला जा रहा हूँ जिनके फॉर्मूलाज भी लिख दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। आपको बस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला घर से निकाल के लाना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पोस्ट करेंगे, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। फर्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एल से और ये होता है एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकाल के बताएंगे। आई लिखते हैं और क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए आप, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का ½ mv²। फोर्थ लिख दीजिए टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स क्रॉस, सॉरी, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फिफ्थ लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क हो गया। और कौन सा फॉर्मूला तो मैं दे दूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोल दो। इम्पल्स, इम्पल्स आई कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू टाइम। ये 5 फॉर्मुलेज हैं जिसको आपको होमवर्क करना है और करके, ठीक है। तो ये तो हो गए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बाद। अब जो भी अपन ने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, ठीक है, अब बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना अब अपन यहां पे सीखने वाले हैं। रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी अपन को डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी करेंगे, किसी भी फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, तो उसके रूल्स क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट,
नंबर्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ऐसा लिखो, नंबर्स आर डायमेंशन लेस। कोई भी नंबर अगर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस हो। सेकंड रूल क्या आता है, आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशन लेस। इसका आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, y इज इक्व टू ए साइन, अंदर कुछ भी लिख दो, स्मॉल b इंटू टी। तो आर्गुमेंट मतलब ब्रैकेट के अंदर के टर्म, जो मतलब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो टर्म है b इंटू टी, दिस शुड बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, m की पावर भी जीरो, l की पावर भी जीरो, t की मतलब इसकी मास, लेंथ और टाइम तीनों में डायमेंशन, जो पूरा टर्म, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि b अलग से डायमेंशन से, t अलग से, बीटी कंबाइंडली अगर मैं कर दूं तो जो, चूंकि ये टोटल आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो हमें पता है भाई बी की डायमेंशन तो नहीं पता, लेकिन टाइम की डायमेंशन तो टी की पावर वन होती है, और ये टोटल डायमेंशन, टोटल बी इंटू टी डायमेंशनलेस होना चाहिए, दैट इज एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो होना चाहिए। तो यहां से अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बी की डायमेंशन क्या होगी, दैट मीन्स, तो बी की डायमेंशन इसको भेज दो, तो एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो अपॉन टी की पावर वन, सॉल्व कर लोगे, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस वन। तो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे यहां साइन हो, चाहे कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, ब्रैकेट के अंदर जो भी कंबाइंड सामग्री है उसका डायमेंशन वो कैसी होगी बच्चा पार्टी, डायमेंशन लेस होगी। वो कैसी होगी दोस्त, डायमेंशन लेस होगी। यहां तक आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारा बताइए। थर्ड पॉइंट, पावर्स ऑब्लिक एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशन लेस। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ बॉडी में लिख रहा हूं, या वेलोसिटी हटा दो, कुछ और बोल दो, जो भी बना है वेलोसिटी के अलावा। लेट्स से एक्सेलरेशन, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज कैपिटल ए इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, लेट से कुछ भी है, ठीक है। यहां पे एल लेंथ है, टी टाइम है, और स्मॉल ए एक्सेलरेशन है। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्त, फाइंड डायमेंशंस ऑफ स्मॉल बी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि डायमेंशन ऑफ स्मॉल बी की डायमेंशन बताओ। तो आपको मालूम है, देखो ये क्या कह रहा है, एक पावर्स ऑफ, मतलब ये जो पूरी ई की पावर में जो भी टर्म है ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो इस लॉजिक के हिसाब से b इंटू स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, b इंटू स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब मास में डायमेंशन जीरो, लेंथ में डायमेंशन जीरो, और टाइम में डायमेंशन जीरो। अब भाई b क्या है ये तो तुम्हें नहीं मालूम कौन सा है, लेकिन t टाइम है, l लेंथ है, ये तो तुम्हें मालूम है ना। तो b इंटू टाइम का स्क्वायर टी की पावर टू अपॉन एल की पावर टू इज इक्वल टू एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। क्या यहां से सॉल्व करके मैं b के लिए लिख सकता हूं
एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2। नहीं, एम की पावर तो जीरो रहेगा, एम की पावर जीरो, एल की पावर टू, टी की पावर -2। तो हमें यहां से पता चल गया डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी क्या आ गया, एम की पावर जीरो, एल की पावर टू, टी की पावर -2। क्लियर है? तो हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी पावर हो, चाहे ई हो, चाहे यहाँ पे 2 होता, या यहाँ पे 4 होता, या यहाँ पे 5 होता, 5 की पावर कुछ भी लिखा है, तो ओवरऑल जो टोटल पावर है वो क्या होगी, हमेशा डायमेंशन लेस होगी। फोर्थ पॉइंट, आर्गुमेंट ऑफ logarithmic function is dimensionless। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं उनकी भी आर्गुमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई क्वांटिटी दे रखी है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर, लेट से सिंपल सा बात कर दिया, ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन तो मीटर में नापोगे, लेंथ में नापोगे, तो आर्गुमेंट मतलब ब्रैकेट के अंदर की टोटल सामग्री। तो ब्रैकेट के अंदर की टोटल सामग्री ए एक्स स्क्वायर शुड बी डायमेंशनलेस, मतलब ये किसके बराबर चाहिए, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो के बराबर होना। ठीक है, अगर ये एक्स पोजीशन है, स्मॉल ए की बात करेंगे तो एम की पावर जीरो, एल की पावर -2 और टी की पावर जीरो। ये आपका एक्सेलरेशन ये स्मॉल ए का क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, ये स्मॉल ए की डायमेंशन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाऊं। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई डायमेंशन एनालिसिस की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, टू फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted only if दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है, ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। दो या दो से ज्यादा भी बात करें, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशंस सेम। पहला पॉइंट। दूसरा साइड, डायमेंशन two physical quantities
can be equated only if they have same। दो फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट तभी किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम। टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी इक्वेट किया जा सकता है जब उनकी डायमेंशन। क्या कह रहा है समझ लो। अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, ये इक्वेशन तभी सही हो सकती है, ये इक्वेशन तभी सही होगी अगर इस तरह से लिखा है। दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए must be equals to dimensional formula of b is equals to dimensional formula of c is equals to dimensional formula of d। भाई दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स सभी की, अगर ये दोनों ऐड हो रही है तो इन दोनों की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसकी भी डायमेंशन इसके और इसके सेम होनी चाहिए। तो कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। बी की डायमेंशन सी के बराबर होगी, सी की डायमेंशन डी के बराबर। डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ सी के बराबर है, डायरेक्शन ऑफ सी डायरेक्शन ऑफ डी डायमेंशन ऑफ डी के बराबर है। अब यहां पे मैं बात करता हूं डायमेंशन ऑफ ए की, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो डायमेंशन ऑफ ए की बात करूं तो वो डायमेंशन ऑफ बी के बराबर होगी, और बी की डायमेंशन सी के बराबर होगी, सी की डायमेंशन डी के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी सब क्या होंगी बच्चा पार्टी बराबर। तो अगर कोई टर्म इस तरीके से लिखा है मतलब सभी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। कोई भी दो क्वांटिटी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन क्या होगी, और इक्वालिटी के दोनों साइड जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं उनकी भी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम। ये बात आप सभी लोग को कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए सर। एक क्वेश्चन किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं, तो इनको ऐसे ही। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे आप पर कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों की डायमेंशंस लिख के बताओ दोस्त यहां पे। तो देखो दोस्त, कैसे करोगे? फूट डालो और राज करो वाली नीति अपन यहां पे अपनाएंगे, इकट्ठा नहीं देखेंगे। सबसे पहले चुन चुन के देखेंगे। तो कोई डराने वाली इक्वेशन दिख रही है बट डरना नहीं है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, इससे इक्वेशन से हमें बस कहते हैं ना भाड़ में जाओ। हमने बस ये जो रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े, एक नंबर डायमेंशनलेस होता है, आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, पावर एक्सपोनेंट डायमेंशनलेस होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का आर्गुमेंट डायमेंशनलेस होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा। बस इसी को लगाना, इन 5 रूल। v क्या है? यहां पे वेलोसिटी है, t क्या है? टाइम ये क्वेश्चन में दे रखा है, वेयर v इज वेलोसिटी इज t। तो a और b की अगर तुमसे डायमेंशन पूछी तो सबसे पहले तुम किसको चुनोगे? इसको चुनोगे, पावर, e की पावर। हमें मालूम है पावर्स क्या होती है, डायमेंशनलेस। हमें क्या मालूम है पावर्स क्या होती है, डायमेंशन। तो ये पावर है, मतलब हमें ये पता चल गया b इंटू टी मस्ट बी डायमेंशनलेस, मतलब इसकी डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 होनी चाहिए। टाइम की डायमेंशन, t की डायमेंशन तो t की पावर 1 होगी, दैट इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो b शुड बी m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1।
अब मैं निकालता हूं डायमेंशन ऑफ ई। एक नंबर होता है, नंबर की कोई भी पावर ले लो वो एक नंबर ही आएगा। तो ये टोटल जो आ रहा है क्वांटिटी, ये एक नंबर है। नंबर्स कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये इक्वालिटी आ रही है, मतलब जो ए होगा और जो वी है दोनों की डायमेंशन सेम होगी। मतलब अपन लिख सकते हैं यहां से डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस टू। तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए स्मॉल ए। समझ में आया कैसे किया? बिकॉज ई, स्मॉल ई जो है ये क्या है? एक नंबर होता है, और किसी भी नंबर की कोई भी पावर होगी तो वो भी एक नंबर ही आएगा। और ओवरऑल कोई नंबर है तो नंबर्स की नंबर्स कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। इसमें भी अगेन फाइंड डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए एंड बी। क्वेश्चन सेम है, बस तुम्हें ये दे रखा है कि एफ जो है यहां पे क्या है? फोर्स है, और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यूजुअल मीनिंग है, एफ से फोर्स समझते हैं, एक्स से डिस्प्लेसमेंट ही समझते हैं, कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा। करो सॉल्व दोस्त। बी बाई एक्स क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, मतलब उसकी पावर एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 होती है। तो यहां से b की बात करें, x मल्टीप्लाई कर दोगे m की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू एल की पावर 1। लॉग, लॉग ऑफ एनीथिंग क्या आएगा? नंबर। अगर कभी भी लॉग लिखा है वो ब्रैकेट में कुछ भी आए तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा एक नंबर आएगा, ध्यान रखना। ई की पावर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक नंबर होगा। साइन ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो नंबर आएगा। मतलब साइन से मतलब एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो फाइनल रिजल्ट सॉल्व करके मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? एक नंबर मिलने वाला है। और नंबर्स कैसे होते हैं दोस्त? डायमेंशनलेस होते हैं। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये टर्म जो एक नंबर आएगा, नंबर आएगा तो नंबर्स की डायमेंशन क्या होती है? ये टर्म एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन क्या होता है? नंबर्स क्या होता है? डायमेंशनलेस। मतलब जो स्मॉल ए की डायमेंशन है वही फोर्स की डायमेंशन। तो स्मॉल ए की डायमेंशन जो है वही फोर्स की डायमेंशन है। और स्मॉल ए की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन सबको पता है, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर एम एल टी माइनस 2। फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए, कंठस्थ बिल्कुल गले पे। फोर्स की भी अगर तुम्हें सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी तो बेटा आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि बस फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत जगह यूज हो रही है। वर्क निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एनर्जी निकालना है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, अगेन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स, प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया, इंपल्स निकालना है तो फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स थोड़ा समझ रहे हो, वर्सेटाइल सा है, हर जगह यूज हो रहा है। तो फोर्थ की अगर रखोगे तो काफी फॉर्मूलेस में तुम्हें डायमेंशन निकालने के प्रोसेस में तुम फास्ट हो। क्लियर है दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 तक? अगेन फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी सी सभी के डायमेंशन निकालें, एक एक करके चुनेंगे। समझो, सबसे पहले अपन देखेंगे ब्रैकेट क्या होती है, अंदर डायमेंशनलेस होती है। मतलब b इंटू टी माइनस सी एक्स, ये कैसा होना चाहिए? डायमेंशनलेस।
अब समझना बच्चा पार्टी, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम्हें थोड़ा बहुत भी ध्यान है, इसमें कहा गया था इक्वालिटी के दोनों साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दो क्वांटिटी को तभी इक्वेट कर सकते हो जब सबकी डायमेंशन सेम हो। तो अगर ए को बी सी डी से डायमेंशन इक्वेट कर रहे थे, बीच में इक्वालिटी का साइन आ गया था, तो जो डायमेंशन ए की थी वही बी की अलग से थी, वही सी के लिए भी थी, वही डी के लिए भी था। तो अगेन अगर अगर आप देख रहे हैं बी टी माइनस सी एक्स, यहां पे किसी भी टर्म को, किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, हमें डायमेंशनल एनालिसिस करनी है। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं चाहिए। कई बच्चे देख के डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई इतनी गणित हमें सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना है, इसकी एनालिसिस करनी है। तो बी टी माइनस सी एक्स, हमने जो 5 रूल्स पढ़े उसके हिसाब से बी टी माइनस सिक्स कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्त, डायमेंशन लेस होना चाहिए। दैट मीन्स बी टी की डायमेंशन सी एक्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दोनों माइनस कर रहे हो। और इक्वलिटी के साइड, उस साइड जो क्वांटिटी है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। तो वो अगर वो डायमेंशन लेस है तो ये दोनों की डायमेंशन भी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, दैट इज डायमेंशन लेस होनी चाहिए। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। तो यहां से b की डायमेंशन t उधर भेज दोगे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 अपॉन t, दैट इज m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। x की डायमेंशन की मैं बात करूं तो लेंथ आ रहा है, क्लियर है दोस्त? क्लियर है? तो b और c की तो आ गई। अब हमें निकालनी है डायमेंशन किसकी, a की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, साइन के अंदर कोई भी ब्रैकेट में कुछ भी सामग्री, फाइनली इस पूरे को सॉल्व करोगे एक नंबर मिलेगा। तो ये पूरा एक नंबर है। नंबर्स कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस, मतलब जो a की डायमेंशन वही x की डायमेंशन। तो यहां से हमें पता चल रहा है ए डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। x क्या है, पोजीशन है, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगी, l की पावर 1, मास की पावर 0, टाइम की पावर 0। यहां तक आप सभी लोग 100%, 100% एक नंबर कंफर्टेबल है डायमेंशनल एनालिसिस में? मान लो ये कोई इक्वेशन लिखी है, इसमें आपको क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशंस ऑफ स्मॉल a कॉमा बी। यहां पे जो p है वो क्या है, प्रेशर है, जो v है वॉल्यूम है। सभी को मालूम है ये क्या है, एक रियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, क्या है, एक रियल गैस इक्वेशन। r क्या है, गैस कांस्टेंट है, और t क्या है, टेम्परेचर। क्लियर है दोस्तों यहां तक? तो बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। तो समझना बच्चा पार्टी, अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस करता हूं तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखो, हमें सॉल्व नहीं करना है इस इक्वेशन में। बार बार बोल रहा हूं, हमें किसी इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस सॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ डायमेंशन में रूल्स ऑफ डायमेंशन लगाने का। तो हमने देखा सबसे पहले v माइनस बी।
अगर v में b माइनस कर रहे हो तभी माइनस कर सकते हो जब v और b दोनों की डायमेंशंस क्या हो, सेम। तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगी, एल क्यूब। मास में नहीं लिखा तो m की पावर 0, t की पावर 0 औपचारिकता के रूप में लगा देते हैं। सेकंड देखना, ये भी तो तुम्हें दिख रहा है, प्रेशर में a बाई वी स्क्वायर ऐड कर रहे हो, मतलब जो a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन है वही प्रेशर की है। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया मस्ट बी इक्वल टू a अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर। तो दोस्त देखो यहां पे फोर्स एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर है, वॉल्यूम एल क्यूब है, और उसका भी वॉल्यूम का क्या कर रहे हो, स्क्वायर। a अपॉन एल की पावर 6। तो स्मॉल ए जो है उसकी डायमेंशन m की पावर 1, l की पावर 5, t की पावर 1। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। टाटा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया। रूल्स ऑफ डायमेंशनलेसिस बता दी थी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दी थी, एक चीज और बतानी थी, लास्ट पार्ट। टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी, दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट है, कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता, हां उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूर किया जा सकता है। मतलब समझना, इफ डायमेंशन ऑफ ए is not equals to dimension of b is not equals to dimension of c, then a by b is good, a into b, then a by b, a into b into c, ab by c, ab square by c, these all are valid, चलेगा। बट तुम कहो a प्लस बी कर दो, या फिर a माइनस बी कर दो, या a प्लस बी प्लस सी कर दो, मतलब कहीं भी एडिशन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, ये नॉट वैलिड, ये वैलिड है।
but cannot be added or subtracted. Different dimensions can be multiplied. जो different dimensions की अगर आप फिजिकल क्वांटिटी उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हो, कैसे भी फॉर्म में, स्क्वायर कर दो सब कुछ चलेगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर उनकी डायमेंशंस अलग है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलोड होगा, उनकी डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू मस्ट बी सेम। अब इसके बाद बचता है बच्चा पार्टी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 3 एप्लीकेशंस होते हैं, उनको नेक्स्ट पर टाइम पे देखेंगे। आज का एक्चुअली टाइम हो गया। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। टाटा बाय बाय, जय, थैंक यू। प्लीज जो होमवर्क दिया है उसके आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन। क्या इसी तरीके से फिजिक्स, पूरे फिजिक्स के और भी सेशंस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।